काज़ी साहब के बारे में खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि काज़ी साहब अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अक्सरियत मुकम्मल तौर के ऊपर खो चुके हैं। यानी कि इनके पास जो अक्सर जजेस थे पहले जो इनकी हमायत करते थे, अब वो हमायत खत्म हो चुकी है और काज़ी साहब अब अपने ही घर के अंदर अकलियत का शिकार है, बल्कि अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं। और वजह ये है कि फुल कोर्ट मीटिंग्स के अंदर जो भी बातें हुई थी, जो भी मामलात हुए थे, जो भी चीज़ें का जो जजेस थे उन्होंने फैसला किया था, जो भी वहां पर डिसीजन लिए गए थे, उनके मिनट्स यानी कि उनका जो मुद्दा था वो कौम के सामने अभी तक नहीं लाया जा सका है। और यही वजह है कि काजी साहब जो है वो बड़ी अकेलेपन का शिकार हो गए और काजी साहब अब मजीद जिस तरह से पहले एंजॉय क्या करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर के कोई मुखालफत करने वाला नहीं है, कोई बात टोकने वाला नहीं है, कोई एतराज करने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, वो इंजॉयमेंट अब काजी साहब की खत्म हो चुकी है। और बाकायदा तौर के ऊपर जो इख्तलाफात हैं काजी साहब से अब जजेस के, वो भी खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। और फिर अब ये देख लीजिए कि जब 6 जजेस ने जो खत लिखा था तो उन्होंने उस खत के अंदर बड़ी खुलकर बातें की थी और बताया था कि ये वाले मामला हमारे साथ हो रहे हैं, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे घरों में वीडियोस बनाई जाती हैं, हमें तंग किया जाता है, हमें जहरालूद लेटर्स लिखे जाते हैं, हमें परेशान किया जाता है, हमें डिस्टर्ब किया जाता है, हमें कंप्रोमाइज करने पर मजबूर किया जाता है। ये सारे मामला जो हैं ये हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी खुलकर बातें बताने के बावजूद भी जो काजी साहब हैं वो आज तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सके हैं। अच्छा फिर आप ये देख लीजिए इस वक्त जो 6 रुकनी बेंच है काजी साहब का, उसके अंदर काजी साहब को ढील मिल सकती है क्योंकि वो जो कुछ जजेस हैं वो काजी साहब के साथ खड़े हुए। मगर अगर इस मामले के ऊपर काजी साहब फुल कोर्ट बनाते हैं तो जजेस ने इनकी बात ही नहीं सुननी है। जजेस तो फिर अपनी मर्जी करेंगे, जो कानून के अंदर होगा, जो आइन के अंदर होगा, उन्होंने तो किसी दबाव में नहीं आना, उन्होंने तो किसी प्रेशर में नहीं आना। वहां पर फिर काजी साहब जो है वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और पाकिस्तान के आप देखेंगे खुफिया इदारों के ऊपर जजेस ने इल्जाम लगाया कि जी ये जजेस को दबाव में लेकर अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करते हैं। अब फिर उस मामले के ऊपर काजी साहब ने जो लंबी तरीन तारीख दे दी थी, लंबी तरीन डेट दे दी थी, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर सदीक जान जैसे पाकिस्तान के बड़े मायना साफी ने वाज़ेह तौर पर बताया कि ये सिर्फ इस वजह से लंबा वक्त दिया गया था कि जी आप लोगों में से अगर कोई जज को तोड़ सकता है, कोई जजों को तोड़ सकता है, जजों को ब्लैकमेल कर सकता है, उनको वापस ला सकता है, या इनका कोई स्कैंडल खोल सकता है, इनकी कोई पुरानी स्टोरी खोल सकता है, तो फौरन से पहले ये कर लो, आपके पास टाइम है। लेकिन हमने देखा कि जितना भी टाइम काजी साहब ने दिया उसके दौरान कोई जज पीछे नहीं हटा, कोई जज ब्लैकमेल नहीं हुआ, कोई जज दबाव में नहीं आया। हाँ इनको इनके जो इनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई, इनके करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद भी कामयाबी नहीं हो सकी, कोई जज टूट नहीं सका। और यही वजह है कि अब मतीउल्लाह जान जैसा सहाफी भी ये कहता नजर आ रहा है कि अटॉर्नी जनरल और जो वजीर कानून थे उनको इन मामलात से खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया हुआ था कि हम ये काम कर रहे हैं पीडीएम हुकूमत के दौरान, निगरान हुकूमत के दौरान, मगर अनफॉर्चुनेटली वो भी खामोश रहे, वो भी चुप रहे, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। और फिर अब जो काजी साहब है और जस्टिस आमिर फारूक हैं, इनसे अब मुसलसल टीवी के ऊपर भी सवाल किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी सवाल किए जा रहे हैं, अदालतों के अंदर खड़े होकर जो वकला हैं वो भी इनसे सवाल कर रहे हैं, वो भी इनसे बातें पूछ रहे हैं, मगर इनके पास कोई जवाब नहीं। और काजी साहब जो हैं वो फुल कोर्ट नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनको पता है कि अगर फुल कोर्ट बन जाएगा उसके अंदर जजेस खुल के बात करेंगे, जजेस खुल के अपनी आजादी का इजहार करेंगे, तो फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए इस तरह से इन्वॉल्वमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और काजी साहब तो वैसे ही बड़े माशाल्लाह से आपको पता है कि बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, तो इनके लिए भी ये बड़ी परेशानी वाली बात है। अब काजी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 और जजेस लाने की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि अपने आप को कुछ बचाया जा सके। और इन जजेस के आने के बाद क्या होगा, शहबाज शरीफ जो है अब एक और नया कट्टा शहबाज शरीफ साहब खोल चुके हैं। काजी साहब की एक्सटेंशन जो है वो भी खड्डे लाइन लगती नजर आ रही है, जिसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। फिर काकड़ साहब जो हैं पाकिस्तान के वजीर आजम जो रहे थे निगरान हुकूमत के अंदर, अब उनके भी स्कैंडल आस्ता आस्ता खुल के सामने आना शुरू हो चुके हैं। हर चीज से पर्दा उठता चला जा रहा है और पाकिस्तानी कौम अब वाज़ेह तौर पर देख लेगी कि कौन कौन थे, किस किस अंदाज से किस किस ओहदे पे बैठे हो। वो बंदा जो था इनके साथ धोखा करता रहा, इनके साथ फ्रॉड करता रहा, इनको लूटता रहा, इनको खसूटता रहा, पाकिस्तान के हकूक के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के हकूक के ऊपर डाके डालता रहा। पाकिस्तानी अवाम तलंगी हो गई, भिखारी हो गई, गरीब हो गई, कहीं की नहीं रही। और ये जो लोग थे ये अरबों खरबों रुपए के मालिक बन गए, अरबों खरबों रुपया ये कमा के चले गए थे। ये सारे जो मामला हैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी जो सिचुएशन बनी हुई, जो हालात बने हुए, वो मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त अब ये देख लीजिए कि काजी साहब जो हैं अब वो ऐसे जजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनको सपोर्ट करेंगे, और जैसे अगर वो आ जाएंगे तो फिर काजी साहब की जो अकलियत है वो अक्सरियत में तब्दील हो जाएगी। वरना आप ये देख लीजिए कि इससे पहले जो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सीनियर तरीन जजेस थे, 2 सीनियर तरीन जजेस थे, वो तो इस्तीफे देके घर जा चुके हैं क्योंकि उनको तो पता था कि यहां पर हमारी अदालतों के अंदर तो काम ही कोई और हो रहा है, गेम ही कोई और ही है, चीजें ही कुछ और हो रही है। हमारा जो काजी बैठा
बैठा हुआ है उससे हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो वो तो इस्तीफे दे के घर चले गए कि जी नहीं, हमारे बस की बात नहीं है कि भाई हम इनके साथ खड़े हो या हम इनके साथ बात करें या हम इनके साथ किसी भी किस्म का कोई काम करें। अब आप ये देखिए कि काजी साहब जो एक्सटेंशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे भी उनको बड़ा सवाल जवाब दे होना पड़ेगा, क्योंकि काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। अब अगर हुकूमत को 2/3 यानी कि काजी साहब की एक्सटेंशन उस वक्त हो सकती है जब 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास होगी, और 2/3 अक्सरियत हुकूमत ने लेने के लिए क्या किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी, खवातीन की जो नशिस्तें थी, उनके ऊपर डकैती की है। यानी कि आप देखिए कि बोलियां लगाई गई, मंडी लगाई गई जी मखसूस नशिस्तों की, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जीती हुई जो सीटें थी वो नून लीग को दे दी, वो पीपल्स पार्टी को दे दी, वो जमीयत उलमा इस्लाम को दे दी, और एमकेएम को और प्रो लाडले जो थे उनको दे दी गई। और इस तरह से अब 2/3 अक्सरियत जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के बाद तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, और जब 2/3 अक्सरियत है तो वो इजीली फैसला करेंगे कि जी काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है तो उनको फौरी एक्सटेंशन मिल जाएगी। और इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर जो चीज सामने आई, यानी कि पीटीआई के पास अगर ये सीटें वापस चली जाती हैं, पीटीआई अपनी सीटें ले लेती है अदालतों के अंदर, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी साहब के पास इसी एक्सटेंशन का केस लगा हुआ है, मगर काजी साहब वो नहीं सुन रहे हैं। अंदाजा लगाए पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं। और अगर पीटीआई को इनकी जो मखसूस नशिस्तें थी वो वापस मिल जाती हैं तो इनकी गेम बन जाएगी और काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो रुक जाएगी। अभी आप ये देखिए, अबू जर नियाजी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा है कि जी काजी साहब जो हैं वो हमारा मखसूस नशिस्तों वाला केस सुने, वो हमारा केस क्यों नहीं सुन रहे हैं। हमने पिटीशन दायर की हुई है, हमने वहां पर अपनी दरखास्त दायर करवाई हुई है, हमारा केस क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो केस सुने। काजी साहब को भी पता है अगर केस सुनूंगा तो मामला जो है वो मजीद गंभीर हो जाएंगे। अब अगली स्टोरी आप ये देखिए कि जी शहबाज शरीफ जो हैं वो बात कर रहे हैं जी, वो कहते हैं जी मुल्क में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, शाह खर्चियां जो हो रही हैं अब इनको हमारी हुकूमत खत्म करेगी। और ये शाह खर्चियां खत्म करने वाला जो बंदा है, इसके बारे में अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही हमारे शाह खर्चियां बंद करने वाले जो अजीम लीडर हैं, महात्मा हमारे हैं, इन्होंने वजीर आजम हाउस के जो अफसरान थे उनको बैंकों से कर्जा उठा के 4 महीने की एडवांस तनख्वाहें दी हैं कि जी ये लो तुम्हारा ये बोनस है, अयाशी करो, बस तुमने मेरे घर का जो वजीर आजम हाउस है इसका ख्याल रखना है। ये अंदाजा लगा लीजिए सिचुएशन बनी हुई है। और फिर इनकी जो एक और सबसे बड़ी शहबाज शरीफ साहब की नाकामी सामने आई है, इन्होंने पीडीएम मन की हुकूमत के दौरान जो वजीर आजम थे तो इन्होंने SIFC नामी एक इदारा बनाया, यानी कि पीडीएम मन के अंदर बनाया गया था। इसके अंदर चारों जो सूबों के वुजरा थे, वुजरा आला थे, वो इसमें शामिल थे, आर्मी चीफ इसमें शामिल थे। और इसका मकसद ये था, इसको बनाने का मकसद ये था SIFC को कि जी पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, लाखों करोड़ों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाई जाए, पाकिस्तान के मामला ठीक किए जाए। लेकिन अब तक जब से ये बनी है अब तक 10 माह के अंदर इसकी जो कारकर्दगी है, इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो क्रेडिट है उसके अंदर 54% तक कमी आ चुकी है। तरक्याती अखराजात जो थे 12% तक कम हो चुके हैं। कंपनियों की जो रजिस्ट्रेशन थी कि पाकिस्तान के अंदर नई कंपनियां बन रही, 2% उसके अंदर कमी आई है। शोबे ज़राअत के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि कर्जों में 30% तक इजाफा हुआ है, यानी कि कहीं से भी किसी भी जगह से इन्वेस्टमेंट तो क्या आनी, उल्टा मुईशत जो थी वो मजीद डूब गई है। और इसके अंदर इन लोगों ने जिसको शामिल किया तो वो भी कोई अपना किरदार अदा नहीं कर सके। अच्छा, अब जो हमारे जी निगरान हुकूमत के दौरान काकड़ साहब थे वजीर आजम, अब उनके स्कैंडल भी आना शुरू हो चुके हैं। अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं कि गंदम इंपोर्ट करने के अंदर काकड़ साहब ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सौदा किया, 35 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम मंगवा ली यूक्रेन से। और हमारे किसान जो हैं आज वो बर्बाद हुए पड़े हैं, तबाह हुए पड़े हैं। इसके अब देखिए गंदम क्यों मंगवाई गई जी, पाकिस्तान के अंदर चूंकि बिजली नहीं मिलती है किसान को, डीजल महंगा मिलता है, गैस जो खाद है वो महंगी मिलती है, तो हमें गंदम भी महंगी मिलती है। और बाहर से गंदम इसलिए सस्ती आई कि यूक्रेन के पास आपको देखे कि जी उनके पास तो टेक्नोलॉजी है, वो तो अच्छे तरीके से ज्यादा पैदावार कर लेते हैं, हमारी पैदावार भी कम होती है। तो अब होना तो ये चाहिए था कि जो हमारी हुकूमत थी वो पहले अपने मुल्क के किसानों की सारी गंदम खरीदती, उनकी गंदम खरीद के लोग जिस तरह से खरीदारी करते वो सारा करते, और उसके बाद जरूरत पड़ती तो वो यूक्रेन से गंदम लेते कि जब हम सस्ती गंदम ला रहे हैं, ये वाली गंदम आप लीजिए, ये सस्ती होगी, किसानों की गंदम सारी बिक चुकी है। लेकिन नहीं, किसानों से गंदम नहीं खरीदी, बाहर से गंदम मंगवा ली। अब किसान रोते फिर रहे हैं, वो गंदम भी पड़ी हुई है, किसान भी अपनी गंदम लेके फिर रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही किसान को कि हम कहां जाएं, हम किस तरह से अपने आप को, यानी कि अंदाजा लगाइए कि किसान की मत मार के इन्होंने रख दी है। किसान जो है पाकिस्तान का इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। और फिर इस तबाही और बर्बादी की सारी जिम्मेदारी हमारे वजीर आजम साहब के ऊपर आती है, हमारी हुकूमत के ऊपर आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारी निगरान हुकूमत थी उसने अपने दौर के अंदर जो निजी शोबा
हुआ था उसको खुलकर गंदम इंपोर्ट करने की छूट दे दी। आप उनको टैक्सों से भी छूट दे दी कि जी गंदम खुल के एक्सपोर्ट करो, कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं होगा, जो मर्जी करना है करो। इस तरह से मुल्क को जो है बर्बादी की तरफ लेकर जाया गया। किसान जो थे मुल्क के, उनको बर्बादी की तरफ लेकर जाया गया, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था। सारे प्रो लाडले थे, सारे सारों के ऊपर ही हाथ रखा गया था, तो सारे मस्त माहौल में थे। सबने ही अपनी अपने कमीशन खाए, अपनी अपनी करप्शनें की, और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान का किसान जो है वो इस वक्त बर्बादी के बिल्कुल किनारे के ऊपर आए हुए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के किसानों के ऊपर कम से कम जरूर रहम फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।